हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा में। आज के हम इस वीडियो में सेक्शन 45 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में बताता है। समझेंगे एक्सपर्ट कहते किसे हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट ओपिनियन में कोर्ट में क्या रेलेवेंसी होती है इसकी। अगर कोई एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देता है तो क्या उसको कंसिडर करती है कोर्ट, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि बाबरी मस्जिद के केस में क्या एएसआई रिपोर्ट को एक्सपर्ट ओपिनियन माना जा सकता है। तो और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पीसी जुडिशरी एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। जहां तक सेक्शन 45 की बात है, ये एक्चुअली एविडेंस एक्ट में मेंशन है और हम सेक्शन 45 को, जो सेक्शन 45 से लेके 51 तक है, इसमें बताता है कि जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, उसकी ओपिनियंस की क्या रेलेवेंसी होती है। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट, ये हेडिंग करके बेयर एक्ट में दे रखा है इन्होंने। जहां तक जनरल प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं, एक केस है मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जो 1957 में केस ये आया था। इसमें कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई देखिए, जो जनरल लॉ है कि एक विटनेस है, ऑर्डिनरी विटनेस की मैं बात कर रहा हूं, वो अपने सेंसेस से जो चीजें देखा है, जो चीजें सुना है, वो एक फैक्ट के बारे में बता रहा है। उसने क्या फैक्ट देखा है। अगर कोई विटनेस आके कहता है कि मैंने देखा है साहब कि ये इंसान जहर दे रहा था, मैंने इसको देखते हुए देखा, एक शीशी थी उसमें कुछ मिला हुआ था, वो चूहे मारने की दवा थी, मैंने देखा कि ये अपने बच्चे को खिलाया इन्होंने, बाप बेटे में बनती नहीं थी, लड़ाई होती थी, रोज उनके फादर जो है मारते थे अपने बच्चे को, तो मैंने ऐसे देखा। तो ये हो गया कि ये इंसान अपने सेंसेस से ये चीजें बता रहा है, जो चीज उसने देखी है, जो चीज उसने सुनी है। उसका ओपिनियन कोर्ट नहीं मांगती है। उससे कोर्ट ये नहीं पूछेगी अच्छा तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कि क्या ये चूहे मारने की दवा उसको मार सकती है, जो इंसान मर गया, क्या ये खाने से इंसान मर सकता है। नहीं, एक जो ऑर्डिनरी विटनेस होता है, उसके सिर्फ उसने जो फैक्ट देखा है या सुना है। जब आप फैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 3 में ऑफ एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि फैक्ट मतलब क्या होता है, जो चीज आप सुनते हैं, देखते हैं अपने सेंसेस से। 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 सेंसेस है हमारे पास, उनसे जो हम सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो एक फैक्ट होता है। अगर मैंने किसी को जाते हुए देख रहा हूं तो एक फैक्ट है कि वो इंसान जा रहा है, मैं बता सकता हूं। तो जो ऑर्डिनरी विटनेस की हद होती है, लिमिटेशन होती है, वो चीजें जो फैक्ट उसने देखी है वो आके दे, उसके ओपिनियंस जो है ना इररिलेवेंट होते हैं। ये एक जनरल लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था मुबारक अली अहमद और स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में, कि विटनेस के ओपिनियंस, अपनी राय क्या है, उसकी पर्सनल राय क्या है, वो रिलेवेंट नहीं करता। उससे वही चीज पूछी जाएगी जो देखा उसने, जो सुना, बस। अगर कोई विटनेस ये कहने लगता है कोर्ट में आके कि साहब मेरे हिसाब से उसके फादर उसको नहीं मार सकते, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, नहीं भाई, आप अपना ओपिनियन अपने पास रखे रहिए। आपका ओपिनियन नहीं मांगा जा रहा है। आपने क्या सुना, क्या देखा, आपसे क्या फैक्ट क्या है, वो चीजें मांगी जा रही है। ये एक जनरल प्रोविजन है जो लॉ में चलता है। लेकिन सेक्शन 45 से लेके जब 51 तक आप पढ़ेंगे तो इसमें यह दे रखा है कि कब एक थर्ड पर्सन के ओपिनियन को अहमियत दी जाती है, कब एक थर्ड पर्सन के ओपिनियन जो है रेलेवेंट होते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सेक्शन 45 टू सेक्शन 51 इस बात का अपवाद है, जो जनरल रूल जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था केस में, जो जनरल रूल का अपवाद हो गया ये, है ना। वहां पे ऐसी सिचुएशन राइज होती है कि एक थर्ड पर्सन के ओपिनियन को भी कंसिडर किया जाता है। अब बात आती है सर कब कंसिडर किया जाता है। जाहिर सी बात है कि जब कोर्ट किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उतनी एक्सपर्ट नहीं है। ऑब्वियसली बीइंग ए जज, मैं लॉ के बारे में जान सकता हूं। अगर हमारे देश में जो लॉज है उनके बारे में मैं एक्सपर्ट हूं। मैं एक्सपर्ट थोड़ी हूं कि जमीन के नीचे जो निकली है चीजें वो कितनी पुरानी है, कैसे मैं पता कर पाऊंगा। जाहिर है उसके लिए मुझे एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। मैं इस बात में एक्सपर्ट थोड़ी हूं कि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि ये जो दवा है, चूहे मारने की दवा है, उसको खाने के बाद इंसान 10 मिनट बाद मर सकता है कि नहीं, कितना डोज लेने के बाद मर सकता है। मैं इस चीज के बारे में कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता। अगर मुझे फाइनल डिसीजन पास करना है, फाइनल जजमेंट देना है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो जाहिर है मैं एक एक्सपर्ट यानी कि मेडिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर की मदद लूंगा मैं। तो ऐसी सिचुएशन में थर्ड पर्सन जो है उसके ओपिनियन को कंसिडर किया जाता है। जो सेक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन 45 से एक्सपर्ट ओपिनियन से स्टार्ट होता है, यानी कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक्सपर्ट ओपिनियन को रेलेवेंट दिया जाएगा। तो सेक्शन 45 हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं सेक्शन 45। इसमें कह रहे हैं, अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज में पढ़ूं तो कह रहे हैं, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन ए पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और ऑफ साइंस और आर्ट or as to identity of handwriting or finger impressions, the opinions upon that point of persons especially skilled in such foreign law, science or art
और इन क्वेश्चन एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशंस आर रेलिवेंट फैक्ट। ये कह रहे हैं कि जब किसी कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना हो, एक अपनी राय कोई फॉर्म करना हो रिलेटेड टू फॉरेन लॉ या साइंस हो गया या आर्ट हो गया या फिंगर इंप्रेशन से रिलेटेड या हैंड राइटिंग से रिलेटेड, कोर्ट यहाँ पे आके कोई फाइनल कंक्लूजन अपना नहीं निकाल पा रही है कि ये फिंगर इंप्रेशन किसका है, या कोई फॉरेन लॉ है जिसमें कोर्ट एक्सपर्ट नहीं है, फॉरेन लॉ से रिलेटेड, साइंस से कोई, आर्ट है ना, जिसमें कोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रही है, डिसाइड करने के लिए फाइनल कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रही है, उसको लगता है कि हमें उतनी एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर एक स्किल्ड पर्सन अगर हो जो एडिक्वेट नॉलेज रखता है वो हमें बता सकता है, तो ऑब्वियसली उसकी ओपिनियंस को लिया जा सकता है, रेलिवेंट होंगी उसके ओपिनियन। यही पूरा सेक्शन 45 बताता है। अब हम वन बाय वन चलेंगे, समझेंगे कि फॉरेन लॉ किसे कहते हैं। इस सेक्शन में साइंस और आर्ट का मतलब क्या हुआ, हम समझेंगे कि एक ऑर्डिनरी विटनेस और एक्सपर्ट विटनेस में फर्क क्या होता है, हम समझेंगे कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जो होता है उसकी ओपिनियन को कितना इंपॉर्टेंस, कितनी अहमियत दी जाती है, क्या वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है। अगर मान लो कोई एक्सपर्ट, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आके कहते हैं हाँ साहब ये डॉक्यूमेंट में जो हैंड राइटिंग है ये फलाने आदमी का लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स का लिखा हुआ है, तो क्या उसी के बेसिस पे कन्विक्ट कर देगी जज, सामने वाले को सजा दे देगी, मान जाएगी? देखेंगे ये सारी चीजें। सबसे पहले हम आते हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन में हम समझेंगे कि इसका स्कोप क्या है। देखिए जहां तक सेक्शन 45 का स्कोप है, तो एक जो फैक्ट होता है वो कॉग्निजेबल होता है बाय सेंसेस से। जहां तक ऑर्डिनरी एविडेंस की हम बात करें कि एक इंसान जो फैक्ट को कॉग्निजेबल है, वो देखा सुना, उसके ओपिनियन को, उसके जो क्या देखा क्या सुना उसको कोर्ट कंसिडर करती है। जहां तक एक्सपर्ट ओपिनियन की बात है, ये एक्चुअली सिर्फ यही तक लिमिटेशन नहीं है, ये ना माइंड को या मेंटल ऑपरेशन इन्वॉल्व करता है। अगर एक एक्सपर्ट आके कुछ बोलता है तो हालांकि उसने कोई चीज देखा नहीं, मैं अपने इलस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो उसने जहर मिलाते हुए किसको मिलाया गया, कितना मिलाया गया, उसने देखा नहीं, डॉक्टर को बुलाया गया एज ए एक्सपर्ट, उससे एक ओपिनियन मांगी गई, तो ये मेंटल ऑपरेशन इन्वॉल्व करता है। वो अपने दिमाग लगा के जो उसने पढ़ाई की है उसके बारे में बताएगा कि हाँ साहब ये दवा है, ये डोज है, इतना 3 गोली लेने से इंसान मर भी सकता है, किसी को खाने में मिला दिया जाए तो मर सकता है, इतना मिलाया जाए तो मर सकता है, इतने से इंसान नहीं मरेगा, ये डिजीज हो सकता है, या ये गोली लेने के बाद उसकी बॉडी नीली पड़ जाती है, ऐसे बताएगा वो। अब हो सकता है, अब किस बेसिस पे बताएगा, जो फैक्ट बताएगा, एक ऑर्डिनरी विटनेस ने जो फैक्ट बताया उसके बेसिस पे। हाँ ये कोर्ट के ऊपर है, डिपेंड है कि डॉक्टर जो कह रहा है उसको कोर्ट कोरोबरेट करे और रिलेट करे अदर फैक्ट से। अगर मैच होता है तो ठीक है, डॉक्टर के ओपिनियन को एक अहमियत दी जाएगी, इज्जत दी जाएगी, लेकिन हाँ कंक्लूसिव चीजें नहीं होती सिर्फ डॉक्टर के कहने पे। मान लिया अदर कोई एविडेंसेस है जो उसके कंसिस्टेंट में नहीं है, डॉक्टर जो बोल रहा है उसके विपरीत है, उल्टा है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर के ओपिनियन को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। तो ऐसे हम इसका स्कोप अगर हम बात करें सेक्शन 45 का, ये स्कोप होता है। अब आते हैं, हम देखते हैं कि एक्सपर्ट किसे कहते हैं। जाहिर सी बात है हमें ये भी समझना चाहिए कि एक्सपर्ट कहेंगे किसे। क्या एक्सपर्ट होने के लिए किसी डिग्री की जरूरत होती है, हायर स्टडीज की जरूरत होती है? क्या एक डॉक्टर आके कह रहा है कुछ तो जरूरी है वो एमबीबीएस ही हो, भैया एमबीबीएस होगा तभी इनके एक्सपर्ट ओपिनियन जो है मायने रखेंगे, नहीं तो नहीं, है ना? तो ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट के लिए जो इन्होंने एज सच देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ एक्सपर्ट इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। एक्सपर्ट इन्होंने बस इतना कहा कि स्किल्ड होना चाहिए वो पर्सन, एडिक्वेट नॉलेज रखना चाहिए उसको। मान लिया कोई इंसान है किसी पर्टिकुलर थिंग के ऊपर एक्सपीरियंस रख रहा है वो, तो भले ही उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन अगर वो आके कह रहा है कोर्ट में, अगर कोर्ट समझती है कि ये इंसान कुछ उसके ऊपर राय दे सकता है, ओपिनियन दे सकता है, ऑब्वियसली उसको बुलाया जा सकता है, उसके ओपिनियन लिए जा सकते हैं। ऐसे एक केस था, एक गोल्ड स्मिथ था, सुनार था। हालांकि सुनार के पास कोई डिग्री नहीं थी, वो बस बनाता था चीजें। उसको बुलाया गया कि भाई ये देखो ये चीजें क्या सोना है, तो उसके ओपिनियन को कंसिडर किया था कोर्ट ने। हालांकि उसके पास कोई डिग्री थोड़ी, उसने कोई यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई नहीं की थी। तो ऐसा सच नहीं है, एक्सपर्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है। एक्सपर्ट मींस स्किल्ड पर्सन। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में वो स्किल्ड है, एडिक्वेट नॉलेज रखता है, तो उसको एक्सपर्ट कंसिडर किया जाएगा एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आते हैं, हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी विटनेस और एक्सपर्ट विटनेस में क्या फर्क है। ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसमें आपको बस इतना ही बताना है कि जो ऑर्डिनरी विटनेस होता है वो अपने सेंसेस से जो चीजें देखी हुई होती है वो चीज आके बताता है कोर्ट में। एज फार एज द एक्सपर्ट विटनेस इज कंसर्न, वो अपने मेंटल ऑपरेशन को, मेंटल चम करता है, अपने माइंड को, अपने दिमाग को दौड़ाता है, अपने पढ़े हुए चीजों को यूज करता है, अपने एक्सपीरियंस को यूज करता है और अपनी ओपिनियन को रखता है। हो सकता है कि वो फैक्ट उसने देखा ना हो अपने आंख से, अगर उसे बुलाया गया, एक डॉक्टर को मान लिया बुलाया गया और उसे ये कहा गया कि क्या ये ऐसी ऐसी सिचुएशन है
और क्या ये रेप है, उससे पूछा गया। जाहिर सी बात है वो सैंपल लेते हैं और डॉक्टर है वो चेक करेगा गर्ल्स को। तो अब रेप किसने किया, कब किया, किस सिचुएशन में हुआ, किस सिचुएशन में वो महिला थी जब उसका रेप हुआ, उसने कुछ नहीं देखा डॉक्टर ने। डॉक्टर बस एक चेकअप के बेसिस पे अपना ओपिनियन रख रहा है, राय रख रहा है। तो जो ऑर्डिनरी विटनेस और एक्सपर्ट विटनेस में फर्क होता है, यही फर्क होता है। जो ऑर्डिनरी विटनेस होता है ना, वो चीजों को देखा हुआ होता है, चीजें होते हुए, मर्डर होते हुए उसने देखा है। अब आके कोर्ट में ये कहता साहब ऐसे से हमने देखा, इन लोग बात कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, मार रहे थे, एक रूम से आवाज आ रही थी तो ए ने बी को मारा, मैंने आवाज सुनी, इस तरीके से आके बताता है। विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस है, ये आके बोलेगा अच्छा जो घाव है ना ये चाकू से है या नहीं है, कितना घाव है तो चाकू से हो सकता है, गड़ासे से हो सकता है कि नहीं, कुल्हाड़ी का निशान है कि किसी धारदार हथियार के वेपन का निशान है ना, तो वो आके बताएगा। हालांकि मारते हुए ना उसने सुना ना देखा, एक प्रिजम्पशन बेसिस पे, एक अपने एक्सपर्ट नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो राय देता है, एक्सपर्ट ओपिनियन अपना देता है। तो ये एक्सपर्ट विटनेस और ऑर्डिनरी विटनेस में फर्क होता है दोनों में। अब जहां तक हम बात करें एक्सपर्ट ओपिनियन के मानने के ऊपर कि कोर्ट कितना मानती है, तो एक केस था अमर सिंह रंजी भाई बरोद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये 2005 का केस है। इसमें ये हुआ था कि एक सब्सटेंस मिला था एक्यूज्ड के पास से, वो एक्यूज्ड था, वो उसके ये इल्जाम लगाया गया था कि ये अफीम है, आप अफीम ले जा रहे हैं। तो एक जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होती है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को बुलाया गया और ये देखा, उसे बुलाया गया कि आप बताइए कि ये अफीम है कि नहीं है ये सब्सटेंस। तो उसने एक अपना रिपोर्ट दिया कि हाँ भाई अफीम है, लेकिन कोर्ट ने इसको नहीं माना था। तो क्योंकि अदर जो कोरोबरेटिव एविडेंस है उसके अगेंस्ट में जा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपर्ट ने बोल दिया और कोर्ट मान गई। और ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन के बेसिस पे ही सामने वाले को कन्विक्ट कर दिया जाता है, गुनहगार साबित कर दिया जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं फॉरेन लॉ के ऊपर। फॉरेन लॉ समझते हैं, साइंस समझते हैं, आर्ट समझते हैं, किसे कहते हैं। फॉरेन लॉ की जहां तक बात है तो सिंपल सा मतलब है सेक्शन 545 में एविडेंस एक्ट में फॉरेन लॉ का कि कोई भी लॉ जिसका ओरिजिन फॉरेन में हुआ हो, इंडिया में ना हुआ, वो फॉरेन लॉ होता है हमारे यहाँ। जहां तक हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ की बात है, अब आप ऐसा नहीं कहेंगे मुस्लिम लॉ कोई फॉरेन लॉ नहीं है, इवन कि इसका जो ओरिजिन है हम कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया से हुआ है, हमारी कंट्री से नहीं हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस अब धीरे धीरे हमारी कंट्री में हो रहा है, तो इसको हम लॉ इंडियन लॉ ही मानेंगे, मुस्लिम लॉ, ये कोई फॉरेन लॉ नहीं है। फॉरेन लॉ आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो लॉ फॉरेन में जिसका ओरिजिन हुआ है, जो प्रैक्टिस भी वहीं हो रहा है, तो उसको फॉरेन लॉ बोल सकते हैं। अब आते हैं साइंस और आर्ट के ऊपर। जहां तक साइंस की बात है, ऐसा नहीं कि कोई हायर स्टडीज की बात हम कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की ही बात करें, नॉट लाइक दैट। साइंस अपने आप में बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। साइंस मीन्स एनीथिंग विच इज सिस्टमेटाइज्ड, जनरलाइज्ड, किसी लॉ पे बेस्ड हो, किसी सिस्टमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड हो, है ना, उसे हम साइंस कहते हैं जनरली। तो बहुत ही वास्ट एरिया है, साइंस कुछ भी हो सकता है। आर्ट ऐसे, आर्ट मतलब ये नहीं हम सिर्फ फाइन आर्ट्स की बात कर रहे हैं, आर्ट मतलब कुछ भी। म्यूजिक है, म्यूजिक से रिलेटेड लड़ाई हो गई, मान लिया कि कोई ने लड़ाई कर दिया, अब कोर्ट को ये देखना है कि भाई ये जो सॉन्ग है इससे मिलता जुलता है या नहीं है। एक मान लिया एक्स ने वाई पे क्लेम कर दिया कि भाई ये मेरी म्यूजिक को इन्होंने चुराया, तो एक आर्टिस्टिक चीजें भी आर्ट के कैटेगरी में आ गया। साइंस की जहां तक हम बात करें तो इससे एक जो म्यूजिक से रिलेटेड चीजें, एक्सपर्ट को बुलाया जा सकता है, ओपिनियन मांगी जा सकती है, कोर्ट मांग सकती है। साइंस की जहां तक हम बात करें, साइंस भी बहुत ही वास्ट है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब सारी चीजें आती है जो सिस्टमेटाइज्ड है। मान लिया कि एक कंपनी है, उसकी वैल्यूएशन हो रही है, शेयर्स की वैल्यूएशन हो रही है। अब एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने, मान लिया एक अथोराइज्ड पर्सन रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है जो शेयर्स को वैल्यू करता है, तो उसने कुछ अपना रिपोर्ट लगाया कि भाई मेरे हिसाब से इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन ये होगी, तो कोर्ट उसको मान लेगी, ठीक है ये भी एक साइंस है, एक एक्सपर्ट उसको माना जाता है इस फील्ड में, है ना, तो उसको कोर्ट मान सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई वैल्यूएशन करके दे रहा है, उसको मानेंगे कि एक्सपर्ट है इस एरिया में, तो उसमें कोर्ट का कोई से नहीं रहता। आप कोर्ट में ये जाके कहेंगे कि साहब हमारे हिसाब से ये वैल्यूएशन इतनी आनी चाहिए, नहीं, कोर्ट भी मना कर दे। कोर्ट यही कहेगी कि हम इन पे रिलाई करते हैं जो प्रोफेशनल है, और ये जो करके दिए वो ठीक है। तो ये सब साइंस और आर्ट की कैटेगरी, इस पे भी एक्सपर्ट ओपिनियन ली जा सकती है। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो मेडिकल एविडेंस की वैल्यू होती है, ऑब्वियसली मेडिकल एविडेंसेस, मेडिकल एक्सपर्ट भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो एक केस था महमूद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जो 2007 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि जो मेडिकल एविडेंस है इज ओनली एन एविडेंस ऑफ ओपिनियन,
जो मेडिकल एविडेंस होते हैं, एक ओपिनियन का सिर्फ एविडेंस है, इसको ये कंक्लूसिव नहीं है या इसके बेसिस पे इसको रिलाई करके सामने वाले को कन्विक्ट कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, मेडिकल एविडेंस है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी चीजें हैं, हम मानते हैं, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ ये भी नहीं है। अगर इसके सपोर्ट में चीजें आ रही है तो इसको हम ले सकते हैं, देन वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन, कोर्ट ये कहती है, कोर्ट का अपना मानना होता है। अदरवाइज कुछ चीजें अगर इसके विपरीत है तो इस पे भी हम रिलाई नहीं कर सकते। अब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की जहां तक बात आती है, इसमें इसको एक्चुअली बहुत ही वीक माना गया है। जहां तक हैंड राइटिंग की बात है, इससे रिलेटेड चीजें आपको 47 में भी मिलेंगी। 47 में बताता हूँ 45 और 47 में क्या फर्क है। देखिए 45 में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की बात बताई जाती है कि कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, वो बता सकता है कि हाँ, ये मान लिया कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट लीड किया गया कोर्ट में और ये कहता है कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हैंड राइटिंग किसकी है, तो एक्सपर्ट बुलाया जाएगा। हैंड राइटिंग के मामले में जो एक्सपर्ट होगा, कोर्ट उससे पूछेगी। कोर्ट जो उससे पूछती है, जो बताएगा वो, कोर्ट उसको मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। हैंड राइटिंग क्या है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट क्या होता है? हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जो एक प्रिजम्पशन बेसिस पे प्रिज्यूम लगाता है कि हाँ उसकी राइटिंग हो सकती है। कोई ज्ञाता थोड़ी होता है, वो इज नॉट अ गॉड। वो तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा है कि हाँ, उसको वो बोलेगा कि इस आदमी के और हैंड राइटिंग मुझे लाइए, जो उसने लिखी हुई है उसको दिखाया जाएगा, उसके बेसिस पे मैच करेगा, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएगा। अब ये उसकी बात गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। एक तो प्रिजम्पशन ही तो है ना, वो एक सोच है, सोच के बताता है। वो कोई बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला तो है नहीं कि वो बता दे हाँ इसकी हैंड राइटिंग है। तो इसलिए ये बहुत ही वीक एविडेंस है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का। तो इसकी वैल्यू बस इतनी है कि बहुत ही वीक है। इससे रिलेटेड अगर कोरोबोरेटिव चीजें मिलती हैं तो सही हो सकती हैं, उसको कंसिडर किया जा सकता है। अदरवाइज ये कोई जरूरी नहीं कि एक्सपर्ट हैंड राइटिंग का एक्सपर्ट जो बता दिया वो सही है। 47 में असल में हैंड राइटिंग से रिलेटेड है। इसमें यह कहा गया है कि वो इंसान जो हैंड राइटिंग से वेल एक्वेंटेड है, मान लिया कि आप अपने फ्रेंड के हैंड राइटिंग से वेल एक्वेंटेड है, बचपन में आप साथ पढ़े हैं, ट्यूशन भी साथ में जाते थे, कोचिंग भी साथ में किया, कॉलेज में भी साथ में थे, अपने फ्रेंड के हैंड राइटिंग से आप वाकिफ है, ठीक है। आपको बुलाया जा सकता है, आप जो कह देंगे हाँ साहब ये मेरे फ्रेंड की हैंड राइटिंग है, तो माना जा सकता है, आपको वैल्यू दी जाएगी, रेलिवेंट होंगी। वो सेक्शन 47 में है कि वो इंसान जो किसी के हैंड राइटिंग से वेल एक्वेंटेड है, उसके ओपिनियन भी रेलिवेंट होंगे। तो ये हमारा हैंड राइटिंग से रिलेटेड चीजें हो गई। अब इसमें डीएनए से एक रिलेटेड टेस्ट आता है, डीएनए टेस्ट। तो इसमें यही कहा गया कि बहुत ही डिजर्विंग केस में कोर्ट ऑर्डर देती है डीएनए टेस्ट के लिए, चूंकि बहुत ही सीरियस नेचर का केस होता है। अगर मान लिया एक्स और वाई का बेटा बी है या नहीं, बी एक्स वाई का बेटा है नहीं, इस बात को जानना है, तो इससे रिलेटेड डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है। इसके ओपिनियन को रेलिवेंट दिया जाएगा डीएनए टेस्ट को, जो रिपोर्ट आएगी। लेकिन ये डिजर्विंग केसेस में ऑर्डर इसको दिया जाता है डीएनए टेस्ट के लिए, नॉर्मल केसेस में नहीं दिए जाते। तो ये रहा हमारा ओवरऑल। अब जहां तक क्वेश्चंस की बात है, क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्सपर्ट ओपिनियन, और ये भी पूछ लेते हैं कि रेलिवेंट इलिस्ट्रेशंस बताइए। तो रेलिवेंट इलिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीजें बता सकते हैं आप, है ना। अभी बाबरी मस्जिद का केस आ गया आपके सामने, तो इससे रिलेटेड आप चीजें लिख सकते हैं इलिस्ट्रेशंस में, इलिस्ट्रेशन दे सकते हैं कि भाई ऐसा ही रिपोर्ट थी, तो एक्सपर्ट ओपिनियन उसको काउंट किया गया, उसके बेसिस पे चीजें देखी गई, अदर कोरोबोरेटिव फैक्ट्स और एविडेंसेस लीड किए गए थे, उसको मद्देनजर देते हुए जजमेंट पास किया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। और क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें कि आप ऑर्डिनरी विटनेस और एक्सपर्ट विटनेस को डिफरेंशिएट करिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, बाकी बस इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सो आप अपना कीमती समय आप मुझे दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और वीडियोस इस टॉपिक पे बना सकूं। थैंक यू सो मच।